छोटा सा चैप्टर है आज, फिनिश कर देंगे बेटा इसको। कहाँ गया हमारा प्रयास? ये रहे प्रयास वाले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं हो रही है घबराहट? चलो भैया बढ़िया फिर तो यार, ठीक है। होनी तो तीनों सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में नहीं चाहिए। हर एक टीचर ने इक्वल मेहनत करी है, ठीक है। बहुत बढ़िया अर्जुन, लगे रहो। हाँ खत्म कर देंगे, छोटा सा ही चैप्टर है यार, है क्या चैप्टर में, ठीक है। बस तुम लोगों से चाहते तो कल रिकॉर्ड कर सकते थे, बट रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा तुम लोगों से बात करें ना, बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर ऐसे मौके पे जहाँ पे आपको हमारी ज़रूरत हो, ठीक है। जी 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 जी, रिवाइज करिए जी, किसी में भी घबराहट हो रही हो तो। अरे उमंग सिंह बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? कैसी कैसी बातें पूछ रहे हो? जो जिस चैप्टर का तुमने नाम लिखा है वो छोड़ने लायक है? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, मतलब कि तौबा तौबा, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया है ना। माफ करना उमंग, मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, बट तुम्हें ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए थी। बहुत बढ़िया शिवानी, पूरी केमिस्ट्री में घबराहट नहीं है। हाँ देख लो भाई, शाबाश अर्जुन। तुम सिर्फ नाम के अर्जुन नहीं हो, काम के भी अर्जुन हो भाई। हाँ तो साथ साथ नहीं पढ़े होंगे ना आदेश, तभी हो रही है घबराहट। जी 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 जी, वे भाग जाओ प्रयास 2.0 वालों, क्यों आ जाते हो तुम यहाँ पे रिवाइज करो बैठ के वहां पे घर पे। भैया जिस भी सब्जेक्ट में घबराहट हो रही है, कोई उसका स्पेसिफिक नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, जिसमें भी हो रिवाइज करो, हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस करना जरूरी है क्या यार? सॉल्ट एनालिसिस का जितना हिस्सा जेई मेंस के लिए जरूरी है, जेई मेंस के लिए जरूरी है, वो ऑलरेडी हम ब्लॉक केमिस्ट्री में कर चुके हैं, चाहे एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी एंड एफ ब्लॉक हो। शाबाश। नॉट मिस्ड ए सिंगल लेक्चर सिंस 13 सितंबर। 13 सितंबर को ऐसा क्या था वे, स्पेशल था? 14 फरवरी तो समझ आता है मेरे को, 13 सितंबर को ऐसा क्या था? आशुतोष और मेहनत करो, और बढ़िया कार्तिक। बढ़िया बढ़िया ऋषभ। कौन है ये? बहुत बढ़िया अर्जुन। 13 सितंबर को बैच स्टार्ट हुआ था? अच्छा अच्छा सॉरी यार, सॉरी है, मुझे पता ही नहीं था, डेट याद नहीं थी ना। बस अब तो पेपर आने तो सामने। कौन है यार तू, बड़ा अच्छा लिखा तूने। हाँ प्रियांशु सिंह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी 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 जी, आयुष ने लिखा है जिंदगी बर्बाद है। जी जी जी, बढ़िया आर्यन, लगे रहो। हाँ एग्जाम डे तो सेलिब्रेशन का डे होना चाहिए यार, उसमें डरने वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए यार, मेरे को तो नहीं लगता कोई डरने वाली बात होने। क्या स्पेशल है, ऐसा हो गया ना, क्या हो गया, बस डेट ही तो आई है, तो उसमें उससे मतलब कि हाँ खुशी चलो होनी चाहिए, आई एग्री। बट कोई कहे कि घबराहट हो रही है, काहे की घबराहट, किस चीज की? सारा साल क्या किया हम लोगों ने, पढ़ाई तो करी है यार, है ना। सारा साल आपके टीचर बोलते रहे रिवाइज कर लो, डीपीपी सॉल्व कर लो, टेस्ट प्रॉपरली दो, अगर आपने वो सारे काम कर रखे हैं तो किसी भी चीज की घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जी 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 जी, चलो 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 स्टार्ट करें। बढ़िया बढ़िया बेटा बढ़िया, पैटर्न बदल दिया। हाँ वो सारी दुनिया के लिए हुआ ना, तुम्हारे लिए थोड़ा हुआ अकेले, है ना। प्रयास 1.0 के बच्चों के लिए थोड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे ना, बच्चों के सामने आके
बोलेंगे हाँ बेटा तुम्हारे साथ ये गलत हुआ, बच्चा पहले बहाना ढूंढ रहा है, उसे और बहाना दे रहे हो। अरे भैया जो भी हुआ है, चाहे वो गलत ही हो, सबके साथ हुआ ना, सिंगल आउट थोड़ा किया गया कि यार इस बैच के बच्चों को, इस मतलब कि इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए ये काम गलत कर देते हैं, ऐसा थोड़ा हुआ है, सबके साथ हुआ है। तो जो सबके साथ हुआ है ठीक है यार, वो ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि यार वो जो 21 से 30 क्वेश्चंस आते थे, दैट इज 10 क्वेश्चंस आते थे, उसमें नेगेटिव मार्किंग दे दी गई है, तो भैया सोच समझ के करना, करने भी उसमें से 5 ही होते हैं, सोच समझ के करना। और सही बात बताएं, मतलब कि जो अब लास्ट ईयर के पैटर्न्स कहते हैं, उन 5 में से 4 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान आते हैं, हालांकि 4 से ज्यादा हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, बट 3-4 क्वेश्चन तो देखते ही पता चल जाता है यार ये आसान है, तो पहले उनको निबेट लो यार, पहले उनको निबेट लो, थोड़ा सोच समझ के करना बस। हाँ बाकी, और इसका फायदा देखो आप, पहले क्या होता था, आपको पता था कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बच्चा कोई भी लाइक 21 से लेके 25 वाले ही कर लेता था कि छोड़ यार आगे वाले, क्या नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब उसको पता है यार कि यार नेगेटिव मार्किंग है, तो कम से कम मैं वो अटेम्प्ट करूं, ठीक है ना, चुन चुन के लाइक 21 कर लिया, 24 कर लिया, 28, 29, 30 कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा देख लिया, 10 क्वेश्चन को एक बार देख लिया, ऊपर ऊपर से देख लिया, आई वुडंट से हर एक को रीड करो। क्वेश्चन जिसने तैयारी करी होती है वो सिर्फ एक बार क्वेश्चन को ऊपर से देखता है, उसको पता चल जाता है यार ये क्वेश्चन आसान है कि मुश्किल है। हाँ, जिसने तैयारी नहीं करी उसके लिए हर मुश्किल क्वेश्चन भी मुश्किल है, उसके लिए हर आसान क्वेश्चन भी मुश्किल है, फिर उसका तो डिबेट ही नहीं करना ना, वो तो अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा हमारा, ठीक है। हाँ 75% का क्राइटेरिया नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने सारा साल स्पैम करते रहे। जी 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 जी, है ना। हमारे टाइम तो होता था बेटा, जब भी कोई एग्जाम आना होता था, ठीक है, हम तो जो पेन होता था वो मंदिर में रख देते थे कि भगवान अब तेरे हवाले है जो कुछ भी है ना, अपन तो गए, ठीक है। बट तुम्हारे यहाँ तो पेपर भी ऑनलाइन है, भगवान भगवान ने हाथ खींच लिया अपना, ठीक है, बच्चों के लिए पेपर ही ऑनलाइन कर दिया। तो चलो अब शुरू करते हैं यार आज का चैप्टर, ठीक है। बहुत आसान सा छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, ज्यादा पेन लेने वाला चैप्टर है नहीं, ठीक है। तो आसान सा चैप्टर शुरू करते हैं। पॉलीमर्स। सर पॉलीमर्स होते हैं क्या? पहली बात तो ये कंपाउंड्स होते हैं हाई मोलर मास के, जिनका मोलर मास क्या होता है, हाई होता है, एक बात। दूसरी बात, इनमें कोई रिपीटिंग यूनिट होता है जो बार 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 रिपीट होता रहता है, ठीक है। कोई रिपीटिंग यूनिट होता है जो बार बार क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। सर एग्जांपल दे सकते हो? हाँ बेटा, जैसे ये देखिए इथीन है, अंडर सुटेबल कैटलिस्ट एंड एट एन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर ये कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीइथीन में, जो कि ऐसे लिखा जाएगा। सर ये पॉलीथीन बना कैसे है? ठीक है, आपने लिख दिया, हमने मान लिया, ये बना कैसे है ये बताइए। बिल्कुल, ये देखिए, ये रहा मेरे बच्चे एक इथीन का मॉलिक्यूल, ये रहा दूसरा इथीन का मॉलिक्यूल, ये रहा तीसरा इथीन का मॉलिक्यूल। ये जो बीच में बॉन्ड होगी ये टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। सिमिलरली बच्चे ये बॉन्ड टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, बॉन्ड टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। जो इसको इलेक्ट्रॉन मिला है वो इससे जुड़ेगा, इसको मिला इससे जुड़ेगा, इसको मिलेगा इससे जुड़ेगा, एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। दिस इज हाउ polythene is formed. चलिए चलिए चलिए, जिससे पॉलीमर बना है, जो रिपीटिंग यूनिट है मोनोमर का, सॉरी बेटा, जो रिपीटिंग यूनिट है पॉलीमर का, जो बार 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है, क्या वो यही है? यही है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमर। क्या बोलेंगे हम? मोनोमर। सो दिस इज मोनोमर। और जो बन के आया मोनोमर के जुड़ने से, उसे क्या बोलेंगे हम? पॉलीमर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। होमोपॉलीमर्स क्या होंगे? होमोपॉलीमर्स होंगे जो सिर्फ एक टाइप के मोनोमर से बने होंगे। क्या? जो सिर्फ एक टाइप के मोनोमर के बने होंगे। जैसे अभी देखा था ना, पॉलीथीन जो बना था वो किससे बना था? सर वो इथीन से बना था, तो ऑब्वियसली बार 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 इथीन ही रिपीट हो रहा था। अगर इसमें सिर्फ एक टाइप का मोनोमर हो तो उसे क्या बोलेंगे आप? होमोपॉलीमर। सर एग्जांपल अभी अभी तो देखा, पॉलीथीन। नेक्स्ट है कोपॉलीमर, जिसमें दो
और मोर टाइप के मोनोमर्स होंगे। सर एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ बेटा एग्जाम्पल भी देंगे, जब जरूरत पड़ेगी एग्जाम्पल भी देंगे, आज ही देंगे, घबराइएगा मत। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं अब देखिएगा जरा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन, ये ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर को हमें डिटेल में पढ़ना है। यहां पर तो सिर्फ एक चार्ट बना रखा है ताकि आपको पता चल जाए हमने क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स, ये बना कहां से, मतलब कि ना कैसे बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, सोर्स क्या है, ठीक है। बनाया गया वुड बी ए रॉन्ग वर्ड, कहां पाया गया है इस तरह से अगर हो तो, ठीक है। एक होता है नेचुरल पॉलीमर, डिटेल में पढ़ेंगे आज। सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, सब डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं आपको पता हो। लीनियर पॉलीमर, ब्रांच इन पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है। ये सब डिटेल में बेटा आज हमने पढ़ना है। आपको सिर्फ टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेज पे लिख दिया ताकि आपको पता हो हमने क्या क्या पढ़ना है। आप सुनिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं नेचुरल पॉलीमर्स। बेटा नाम से ही पता चल रहा है जो नेचर में पाए जाते हैं। सर कोई एग्जांपल दे सकते हो? अरे यार अभी अभी चैप्टर हमने फिनिश किया, कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स, उसमें प्रोटीन्स पढ़े हैं हम लोगों ने, एंजाइम्स आप लोगों ने पढ़े हैं सरफेस केमिस्ट्री में। सारे के सारे क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। दीज पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स में, एनिमल्स में, है ना। एग्जाम्पल्स कौन से हो गए? प्रोटीन्स हो गए, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, कुछ रेसिन्स हो गए, रबड़ हो गए, ये सारे क्या हैं? नेचुरल पॉलीमर है। नोट्स बाद में बनाइएगा, ठीक है, सिर्फ सुनने समझने पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सर ये सेमी सिंथेटिक क्या है? भैया पाया तो ये पॉलीमर नेचर में जाता है, बट हम केमिकल लैब में उसमें कोई थोड़ा सा कोई केमिकल डालते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। आप समझिए क्या बोला मैंने? ये पाया तो पॉलीमर नेचर में ही जाता है, बट जब इसे नेचर से ऑब्टेन करते हैं थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज को हम मॉडिफाई कर देते हैं लैब के अंदर, उन्हें क्या बोलेंगे हम? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सर एग्जांपल दे सकते हैं? आपने 10th क्लास से सुनते आ रहे होंगे, 12th में भी पढ़ा ही होगा, बट चलिए 10th क्लास से सुनते आ रहे होंगे। दैट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। रबड़ तो आपको पता है ना लेटेक्स से पाया जाता है। हाँ सर ठीक है, लेटेक्स के ट्री से ऑब्टेन किया जाता है। अब उसका क्या कर दिया जाता है? वल्कनाइजेशन, सल्फर के साथ उसको हीट कर दिया जाता है। तो नेचर से पाया गया था, वल्कनाइजेशन कर दिया गया। सर क्यों करते हैं वल्कनाइजेशन? उसकी इलास्टिसिटी वगैरह को चेंज करने के लिए, वो भी आज डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेलुलोज डेरिवेटिव्स जो है वो उसमें सेलुलोज एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसे, ताकि उससे थ्रेड बन सके किसका? रेयॉन का। ये यूजुअल एग्जांपल्स हैं इस कैटेगरी के। सिंथेटिक पॉलीमर, अरे अब नाम से पता चल रहा है यार, सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब है जिनको लैब के अंदर या फैक्ट्री के अंदर ही बनाया जाता है, ये नेचर में पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। एक वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, फाइबर्स हो गया, सिंथेटिक रबड़ हो गए। ये एग्जांपल्स हैं मैन मेड पॉलीमर्स के। डेली लाइफ में हम इनको ज्यादा यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, तो सिंपल सी चीजें थी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। वो दिखेंगे कैसे? सबसे पहला उसमें कौन सा? लीनियर पॉलीमर्स। ध्यान से सुनो, लीनियर पॉलीमर्स में क्या होगा? एक पॉलीमर की चेन होगी। सर कैसे बनेंगे? अरे बताया तो था यार, एक मोनोमर दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे चौथा, पांचवें से, ठीक है। ऐसे ही एक लीनियर चेन बन जाएगी। ऐसी ही एक और चेन होगी ऑब्वियसली मोनोमर से जुड़ने के बाद, ठीक है। ये सारी चेन्स एक दूसरे के क्या लगी होंगी? पैरेलल लगी होंगी। 1 2 3 4 5 6, ये सारी एक दूसरे के क्या लगी होंगी? पैरेलल लगी होंगी, ठीक है। और इन्हीं को स्टैक कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है। लीनियर पॉलीमर्स क्या है?
These are the polymers in which monomeric units are linked together. मोनोमर के यूनिट एक दूसरे से जुड़े होंगे to form linear chain. linear chain समझते हो ना, स्ट्रेट चेन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये लीनियर पॉलीमर जो है बहुत अच्छे तरीके से पैक्ड होते हैं, क्योंकि एक चेन दूसरे से जुड़ी हुई है, दूसरी तीसरे से जुड़ी हुई है, तीसरी चौथे से जुड़ी, ऐसे इस तरह से। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग हो जाएगी इनकी। ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। एंड देयरफॉर हैव हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथाइलिन, नायलॉन हो गया, पॉलीएस्टर्स हो गया। ये एग्जाम्पल है सारे किसके? लीनियर पॉलीमर्स के। बेटा नोट्स बाद में बनाइएगा, पूछता जा। ये क्लास कितने आवर्स की है? पूछता जा बेटा, पूछता जा। मैं भी रिजल्ट आऊंगा, मैं पूछूंगा तेरे कितने परसेंटाइल आया, तेरा कितना परसेंटाइल आया। जैसे मैं तुझे इग्नोर कर रहा हूं, तब भी तू मुझे भी इग्नोर करेगा, है ना, ठीक है। पूछता जा मेरे बच्चे, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है। करा करो ऑनलाइन क्लास में वो सारे काम किया करो जो आप ऑफलाइन क्लास में नहीं करते हो, सारे काम किया करो, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। बच्चे जो डरते हैं ना, कहते हैं कि 10 लाख बच्चे बैठते हैं, बेटा बहुत सारे तो ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए बैठते हैं बस। लास्ट ईयर तैयारी करी थी, घर वाले पूछेंगे तो भैया बैठना तो है ही। अभी भी 45 दिन बचे हैं, जिसको शर्म ना आए तो भैया फिर उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते आप। सुनिए क्या लिखा हुआ है, ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ये क्या है? ये वो पॉलीमर्स है जिनमें मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन तो बनाते हैं, बट यहां पर साथ में साइड चेन भी होगी, ठीक है। ये देखिए जैसे ये लॉन्ग चेन बन गई, बट यहां पर साइड चेन भी होगी, ऐसे कोई ना कोई साइड चेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ ऐसा होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। इसी तरह से ये दूसरी चेन होगी मोनोमर से जुड़ी हुई, यहां पर भी बीच में साइड चेन्स होंगी। इसी कारण ये दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ प्रॉपरली नहीं पाएंगे। लीनियर पॉलीमर में पता है ना, कोई भी ब्रांचिंग नहीं थी तो एक लीनियर चेन दूसरी लीनियर चेन के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्ट कर सकती थी, बहुत क्लोजली पैक्ड हो सकती थी, बट ये नहीं हो पाएगी ड्यू टू दिस ब्रांचिंग, ठीक है सर। क्या? दीज आर द पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन विद ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट लेंथ। ब्रांच चेन पॉलीमर जो होंगे वो इरेगुलरली पैक्ड होंगे, पता ही है आपको, ठीक है। दे हैव लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। एग्जांपल क्या है? लो डेंसिटी पॉलिथीन है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सब पढ़ रखे हैं आपने लो डेंसिटी पॉलिथीन को छोड़ के। नेक्स्ट है बेटा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। सर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स में क्या होगा? देखो लीनियर चेन में क्या था, एक स्ट्रेट चेन दूसरी स्ट्रेट चेन आपस में ओवरलैपिंग थी। ब्रांच चेन में क्या था, यहां पर भी स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांचिंग थी, यहां पर भी स्ट्रेट चेन के साथ ब्रांचिंग थी, तो इस कारण ये बीच में ग्रुप होने के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। अच्छा क्रॉस लिंक्ड में क्या है? क्रॉस लिंक्ड में क्या होगा, एक चेन होगी, दूसरी चेन होगी, ये दोनों चेन आपस में जुड़ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, है ना। होता नहीं है कि आपका दोस्त जो है पानी पीने गया हुआ था, फिर आप जा रहे होते हैं क्लास से, है ना, जा रहे होते हैं और रास्ते में वो मिल जाता है, वगैरह कहाँ जा रहा है, कह रहा यार जा रहा हूँ, है ना, तो बस आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं चल यार तुझे भी लेके चलता हूँ, आजा आज लेके चलो तुझे किसी नीले गगन के तले, है ना। लड़कियां इस बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे, लड़के कर पाएंगे, है ना। हम ऐसे ही होते हैं, सब इलॉजिकल बातें लड़के ही करते हैं। लड़कियों को क्या, लड़कियां भी बोलती हैं ऐसे, ठीक है, लड़के भी बोलते हैं चल ना चलते हैं थोड़ा मेकअप का टचअप करके आते हैं, बट लड़के कह रहे हैं चल यार जा रहे हैं तुझे भी लेके जाते हैं, ना। बताते हैं सुनिए क्या, these polymers in which long polymeric chains are linked together to form a 3-dimensional network। 3-dimensional network तो समझ आ ही गया होगा, एक चेन दूसरे से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, दूसरी तीसरे से जुड़ी होगी, तीसरी चौथे से, चौथी पांचवे से, पांचवे छठे से, एंड सो ऑन। ऐसे ही ये केमिकल बॉन्ड्स की हेल्प से ये जुड़ी होंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। जी 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 ये सही कह रहा है अपूर्व, ये लड़के ही समझ सकते हैं बातें, लड़कियां कह रही हूँ कैसी बातें कर रहे हो सर, ये भी कोई जानने वाली चीज है ना, तो बस तुम नहीं समझ पाओगे। दीज पॉलीमर्स आर हार्ड होते हैं,
रिजिड होते हैं, ब्रिटिल होते हैं, क्योंकि नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क स्ट्रक्चर हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, 3D नेटवर्क सॉलिड। इसके एग्जांपल क्या है मेरे बच्चे? बैकेलाइट है, मेलामाइन है, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, इसको इसके एग्जांपल है। सर बैकेलाइट होता क्या है? घर पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा ना जिसमें स्विच लगे होते हैं ना, ये आ रही है ना आवाज? आ रही है, हाँ। ये जो स्विच लगे होते हैं ये बैकेलाइट से ही बने होते हैं बेसिकली। मेलामाइन क्या होता है? घर पे सुना है ना, अनब्रेकेबल क्रॉकरी होती है ना, वो क्रॉकरी जो गिरने पर टूटती नहीं है, वो मेलामाइन की बनी होती है ना। होती तो वो क्रॉकरी है, बट मम्मी तुम्हें मार के देखती है कहीं टूट तो नहीं रही है ना, तो बस 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 वही वही मेलामाइन वाली क्रॉकरी। इसी तरह से फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी आज पढ़ेंगे। तीनों स्ट्रक्चर्स आपके सामने बनी हुई हैं, दैट इज लीनियर पॉलीमर्स, ये ब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं, ब्रांच चेन वाले, और ये रहे क्रॉस लिंक्ड, है ना। एक चेन दूसरी चेन से जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ ए बॉन्ड। लीनियर, ब्रांच चेन, क्रॉस लिंक्ड। जी 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 जी। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है कि पॉलीमर चेन्स के बीच में फोर्सेस कौन सी होती हैं। सबसे पहला है दैट इज इलास्टोमर्स। सर ये इलास्टोमर्स होते क्या हैं? इनमें जो फोर्सेस होती हैं वो वीकेस्ट होती हैं ना। पॉलीमेरिक चेन में जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं? वीकेस्ट होती हैं। ठीक है, इसी कारण इनमें अगर आप फोर्स लगाओगे, इनको स्ट्रेच करना क्या होगा? बहुत ज्यादा आसान होगा। ठीक है, इन केस ऑफ इलास्टोमर्स पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो आपको पता है ये सबसे वीक होती हैं। वीक फोर्सेस होने के कारण इनको इजीली स्ट्रेच किया जा सकता है थोड़ी सी ही स्ट्रेस लगाने पर, और अपनी शेप को ये रीगेन कर लेते हैं जब स्ट्रेस को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। भाई फोर्स लगाओगे स्ट्रेच हो जाएंगे, जैसे फोर्स छोड़ दोगे दोबारा अपने शेप में आ जाएंगे। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यू क्रॉस लिंक्स बिटवीन द चेन्स। कुछ चेन्स एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं और ये दोबारा वापस आ जाएंगे जब फोर्स को रिमूव कर दिया जाएगा। एग्जांपल है वल्कनाइज्ड रबर। एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका वही लिखा हुआ है, नेचुरल रबर, जो जिसमें क्रॉस लिंकिंग हो रखी है वो वल्कनाइज्ड रबर है। जनरल एग्जांपल पूछ रहे हो तो दैट इज नेचुरल रबर है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा, बहुत बढ़िया अभिषेक। आगे सुनिए बेटा, आगे सुनिए क्या दे रखा है? दैट इज फाइबर्स। अभी अभी पढ़ा इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में क्या था? जो कि पॉलीमेरिक चेन्स थी उनमें जो क्या बोलेंगे फोर्सेस होती हैं वो वीकेस्ट होती हैं। फाइबर्स में क्या होगा? यहां पर फोर्सेस क्या होंगी? स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी। वही लिखा हुआ है फाइबर्स। ये वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है बिटवीन द चेन्स। ये फोर्सेस या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं। समझ गए होंगे, ये एक पॉलीमेरिक चेन है, ये दूसरी पॉलीमेरिक चेन है। इस पॉलीमेरिक चेन और इस पॉलीमेरिक चेन के बीच में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है या क्या लिखा हुआ है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। क्या होते हैं पता है वो आप लोगों को? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस दीज चेन्स आर क्लोजली पैक्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी कम होगी। सिंपल सी बात है। ये पॉलीमर जो है लॉन्ग, थिन और थ्रेड्स बना सकते हैं फाइबर, जिससे फैब्रिक्स बनाए जा सकते हैं, कपड़े बनाए जा सकते हैं। एग्जांपल है नायलॉन 66, डैक्रॉन, सिल्क। ये सब पढ़ेंगे जी, आज हम सब पढ़ेंगे, इसके बारे में आप वरी मत करिएगा। जी दीपांशु कर सकते हैं। आप चाहें तो इसी पीडीएफ को आप मेन मटेरियल मान सकते हैं। नोट्स ना बनाना चाहें चल जाएगा, बट एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है, वाह बेटा वाह वाह। दोस्ताना चल रहा है अर्जुन और चिराग का। अर्जुन पूछ रहा है चिराग तुम यहां पे हो क्या? नहीं, मैं तो अर्जुन तुम्हें सही समझ रहा था बेटा। सब कुछ माफ होता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में। मेरे को लग रहा है बस एक चीज नहीं करनी चाहिए, वो है झूठ बोलना। चलिए
आप कहेंगे सर हमने तैयारी नहीं करी, अरे सच तो बोल रहा है कम से कम बच्चा, है ना। तो कोई बात नहीं यार, अभी भी टाइम है, अभी भी खींच तो सकते ही हो, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक्स ये क्या होंगे, पहली बात तो समझिए ध्यान से, ठीक है। चैट में बताना, छोड़िए इन सब बातों के बारे में, टाइम नहीं। ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं जिनमें बहुत क्रॉस लिंकेजेस होती हैं, बहुत कम क्रॉस लिंकेज होती हैं या कोई भी क्रॉस लिंकेज नहीं होती है। कहने का मतलब पहली बात तो लीनियर है, एक चेन दूसरी चेन से या तो जुड़ी हुई होगी बहुत कम लिंकेज से या बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ये पॉलीमेरिक चेन्स वही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, वो तो बताने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ क्रॉस लिंकिंग बहुत कम होने के कारण ये पॉलीमर्स सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पर, ठीक है, और दोबारा रिजिड हो जाते हैं कूल करने पर। जैसे आपने प्लास्टिक को देखा होगा, घर पे प्लास्टिक देखा, उसको अगर आप गर्म करें तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप उसे छोड़ दें थोड़ी देर बाद तो आप देखते हैं वो दोबारा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और इस तरह के जो इस तरह के जो पॉलीमर्स होते हैं, इनको बार बार आप हीट करेंगे, ये बार बार सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपको पता ही उनकी शेप को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। नाम से पता चल रहा है, दे कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप, वही बताया। एग्जाम्पल पॉलिथीन है, पीवीसी है, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन है, एडिशन टाइप थर्मोप्लास्टिक्स हैं, टेरिलीन है, नायलॉन है, ये कंडेंसेशन टाइप थर्मोप्लास्टिक है। ऊपर कौन से लिखे हुए हैं, एडिशन टाइप। सर ये एडिशन टाइप क्या होते हैं, और टेरिलीन, नायलॉन और क्या लिखे हुए हैं, ये कंडेंसेशन टाइप लिखे हुए हैं। सर ये होते क्या बेटा, पता चल जाएगा अभी। नहीं, पहले है प्लास्टिसाइजर्स। आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया प्लास्टिसाइजर्स के एग्जांपल्स के ऊपर। पहली बात तो ये प्लास्टिसाइजर्स होते हैं क्या, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते। जैसे थर्मोप्लास्टिक में बताया ना, गर्म करोगे सॉफ्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। आप जो भी उसकी शेप चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हैं, ठीक है, और कितनी बार करना चाहो कितनी बार ही कर सकते हैं। बट कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं, तो उनको सॉफ्ट करने के लिए, ताकि अगर आप उनकी शेप चेंज करना चाहते हैं, उनको सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ ऊपर से सब्सटेंस डाले जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज प्लास्टिसाइजर्स। कुछ प्लास्टिक्स होते हैं जो कि सॉफ्ट नहीं होते हैं हीट करने पर। दीज कैन बी इजिली सॉफ्टेंड बाय द एडिशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है सर। सर एग्जांपल कौन से हैं, जैसे पीवीसी बहुत ही हार्ड होता है और इसको सॉफ्ट करने के लिए, पीवीसी को सॉफ्ट करने के लिए बाहर से डाला जाता है ये एन ब्यूटाइल थैलेट, डाई एन ब्यूटाइल थैलेट, जो कि क्या है, प्लास्टिसाइजर्स। आई थिंक लास्ट ईयर जब क्वेश्चन आया था यही पूछा हुआ था, एग्जांपल पूछे हुए थे प्लास्टिसाइजर्स में, ऐसे लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसाइजर। कुछ और एग्जांपल्स कौन कौन से, डाई एल्काइल थैलेट्स और क्रिसाइल थैलेट, ये तीन एग्जांपल्स आप याद करके जाइएगा प्लीज। सर ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा, आप करके जाइए। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। सर ये थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते थे, आप उनको हीट करते थे, हीट करते थे सॉफ्ट हो जाते, सॉफ्ट करते थे, आप उनको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। सर ये थर्मोसेटिंग क्या होंगे, थर्मोसेटिंग क्या होंगे बेटा, अगर आपने हीट किया सॉफ्ट हो जाएंगे, बट ये ऐसा करने पर इनमें कोई केमिकल चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोई केमिकल चेंज आ जाएगा। और अब अगर केमिकल चेंज आ गया है, अब ये दोबारा हीट करने पर सॉफ्ट नहीं होंगे। थर्मोसेटिंग में क्या होता था, जितनी बार हीट करना है, जितनी बार शेप चेंज करनी है, करते जाओ, ये होते जाएंगे। थर्मोसेटिंग में क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक में क्या होता था वो बता दिया। थर्मोसेटिंग में क्या होगा, एक बार आपने हीट किया, इसमें केमिकल चेंज आ जाएगा, केमिकल चेंज आ जाएगा, एक नया केमिकल कंपाउंड बन जाएगा। अब वो दोबारा हीट करने पर दोबारा सॉफ्ट नहीं होगा। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, यूजली थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कैन बी हीटेड ओनली वंस, सिर्फ एक बार हीट किया जा सकता है, व्हेन इट परमानेंटली सेट्स इनटू ए सॉलिड विच कैनॉट बी रीमेल्टेड और रीमोल्टेड, जिसको दोबारा हीट करने पर वो सॉफ्ट नहीं होगा और ना ही फिर उसकी आप शेप को चेंज कर सकते हो, रीमोल्ड नहीं कर सकते हो। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो है वो लो मोलर मास के होते हैं,
जिसके हीट करने पर क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। हीट करने पर क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी। क्रॉस लिंकिंग मतलब पता ही है, एक चेन दूसरी से जुड़ जाएगी, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथे से, एंड सो ऑन। जी जी, इरिवर्सिबल टाइप। या ऐसा भी हो सकता है आपको क्रॉस लिंकिंग के लिए ऊपर से भी कोई एजेंट डालना पड़े और ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हीटिंग करने से ये फ्रीली मूव नहीं कर सकेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। डिफरेंस दे रखा है थर्मोप्लास्टिक में, थर्मोसेटिक में। ये लीनियर होते हैं। लीनियर का मतलब पता है आपको, स्ट्रेट चेन। इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या होता है, एक चेन दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से जुड़ी होती है। इनमें वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस होती हैं। इनमें केमिकल क्रॉस लिंकिंग होती है। ये किसी भी शेप में रीअरेंज किए जा सकते हैं। यहां पर क्रॉस लिंकिंग जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है। एक बार हो गई तो हो गई, अब दोबारा उसको हीट करके सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। इनको किया जा सकता है। इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, पॉलीस्टाइरीन है, पीवीसी है, एसबीआर है। सर ये है क्या क्या, बेटा आज ही पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, ग्लिप्टल है, फॉर्मल्डिहाइड रेसिन है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट सुनिए क्या है, टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जिसका एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमराइजेशन, या एडिशन पॉलीमराइजेशन के एक और नाम भी है, दैट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। सर इसमें होता क्या, एडिशन पॉलीमराइजेशन में, बेटा नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, एक मोनोमर दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। जब ये सारे आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाएंगे, साथ में किसी भी छोटे मॉलिक्यूल का, वाटर का, अमोनिया का एलिमिनेशन नहीं होगा, नहीं होगा। बस एक दूसरे से जुड़ता जाएगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, एंड सो ऑन, ऐसा ही होता रहेगा। इसे क्या बोलेंगे आप, एडिशन पॉलीमराइजेशन। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मोनोमर और डिफरेंट मोनोमर्स, चाहे एक ही टाइप का मोनोमर हो, चाहे अलग अलग टाइप के मोनोमर हो, बस आपस में वो जुड़ेंगे, एड टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल टू फॉर्म ए पॉलीमर। द मोनोमर्स आर यूज्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, जैसे एल्कीन्स हो गया, एल्काडाइईन्स हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, सबसे पहला है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में, ठीक है क्या, दैट इज चेन इनिशिएशन स्टेप। चलिए 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 चलिए, फ्री रेडिकल। एक मिनट बंद कर दो यार, लाइव चल रहा है, तुझे पता नहीं है गधे। सॉरी बेटा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चेन इनिशिएशन स्टेप, आपने बहुत बार फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म पढ़ा ही होगा ऑर्गेनिक में, मैं सिर्फ एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर डिफरेंस है। यहां पर सबसे पहले हमें कोई चेन इनिशिएटर डालना पड़ेगा। जनरली वो चेन इनिशिएटर क्या होता है, दैट इज रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए दैट इज बेंजोइल परऑक्साइड। कोई सी भी परऑक्साइड हो जाती है, बट वो हो कौन सा सकता है, दैट इज बेंजोइल परऑक्साइड। जी 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 जी, अब सुनिए जरा, बेंजोइल परऑक्साइड क्या करेगा। सबसे पहले मैं ये जो है ना पूरा इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा आपके लिए
इसको वैसे ऐसे भी लिखा जाता है C6H5CO का होल ट्वाइस O2। मैं इतना हिस्सा जो है C6H5CO का, इसको R से लिख रहा हूं। किससे लिख रहा हूं? R से। तो क्या मैं बेंजोइल पेरोक्साइड को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, अब देखिए चेन इनिशिएटिंग स्टेप में होगा क्या? ये जो फ्री रेडिकल था, सनलाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड बिल्कुल बीच में से टूटेगी और मेरे बच्चे बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। हाँ सर बन गए। अब वो मोनोमर के साथ जुड़ेंगे। सब मोनोमर, अरे बेटा इथीन रख लेते हैं मोनोमर, जिसमें होमोलाइटिक फिजन होगी, बॉन्ड बिल्कुल बीच में से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। ठीक है, जो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, ROCH2 फ्री रेडिकल। और यही स्टेप अब बार बार क्या होता जाएगा? यही वाला स्टेप यही क्या होता जाएगा? बार बार रिपीट होता जाएगा और उसे बोलेंगे क्या हम? दैट इज चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। ये रहा ROCH2 फ्री रेडिकल, फिर एक और इथीन का मॉलिक्यूल, फिर होमोलाइटिक फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ROCH2 फिर बेटा एक और CH2 से जुड़ेगा एंड सो ऑन। ऐसा चलता रहेगा। ठीक है सर, इसी को अबव स्टेप इज रिपीटेड ओवर अगेन एंड अगेन। सर रिएक्शन स्टॉप कैसे होगी? जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। बेटा नाम से ही पता चल रहा है, अब रिएक्शन को आपको स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है। कैसे करेंगे? जब भी फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल ये जो इस रिएक्शन को आगे 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 बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, पहले छोटा फ्री रेडिकल था, फिर उससे बड़ा फ्री रेडिकल बन गया, फिर ये आगे एक और मोनोमर से जुड़ेगा, उससे बड़ा फ्री रेडिकल बन जाएगा। जब भी फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो फ्री रेडिकल ऐसे कंबाइन हो सकते हैं, RO मान लेते हैं CH2 n टाइम्स रिपीटेड है, ये फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ जाएगा। लो बेटा खत्म, टाटा बाय बाय। CO2 निकलेगा? नहीं निकलेगा। आप अच्छा आप यहां पे कह रहे होंगे कि वहां से RR करके निकल जाएगा। हाँ, लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, NCERT में दे रखा है वो। मैकेनिज्म तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स दे रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला एग्जांपल कौन सा है? दैट इज पॉलीथीन है। पॉलीथीन लीनियर या स्लाइटली ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स होते हैं। मैं बता देता हूं वैसे पॉलीथीन बनेगा कैसे। पॉलीथीन हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता है। पहले एक बार लिख दूं इसको, अंडरलाइन कर दूं, फिर इसकी प्रिपरेशन बताता हूं। ये थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब पता ही है। ठीक है, दो टाइप के पॉलीथीन होते हैं। एक होता है दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। सर ये बनेगा कैसे? आज की क्लास की शुरुआत में मैंने बता दिया था, एक मोनोमर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से जुड़ जाएगा। सर यहां पर टेम्परेचर लिखा हुआ है, यहां पर
साथ में लिखा हुआ है ट्रेसिस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे या कोई पर ऑक्साइड इनिशिएटर स्टार्ट प्रेजेंट होगा। थोड़ा सा याद करना है, टेम्परेचर तो याद मत ही करना, ठीक है, इतना जरूर लिखना है, यहाँ पर पर ऑक्साइड प्रेजेंट होगी, दैट्स इट। प्रेशर नहीं याद करना, ठीक है। ये जो बनेगा दैट इज LDPE होगा, दैट इज लो डेंसिटी पॉलिथीन। बुक्स में LDPE भी लिखा हुआ है, LDP भी लिखा हुआ है, मैंने यहां पर LDP लिखा है। बनेगा कैसे, इस चैप्टर की पहली या दूसरी में बता चुका, लो एंड हाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सबसे पहले लो डेंसिटी पॉलिथीन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कहीं कहीं पर बीच में ब्रांचिंग होगी, ये केमिकली इनर्ट होगा, जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, टफ होगा बट फ्लेक्सिबल होगा और पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी में। इसी कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स की इंसुलेशन में भी यूज होता है, स्क्वीज बॉटल्स में यूज होता है, टॉयज और फ्लेक्सिबल पाइप्स में यूज होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है। मैं तो पूरा अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हाईलाइट कर रहा हूं, बट आपको तो मेन पॉइंट लिखने होंगे, बस थोड़ी सी ब्रांचिंग होगी, केमिकली इनर्ट होगा, टफ बट फ्लेक्सिबल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसी कारण ये यूज किया जाता है एज एन इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स। पीवीसी भी यूज किया जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी यूज किया जाता है, बट लो डेंसिटी पॉलिथीन भी यूज किया जाता है। स्क्वीज बॉटल्स में यूज होता है, स्क्वीज बॉटल समझ गए होंगे, जिन बॉटल्स को आप प्रेशर लगाएंगे तो स्क्वीज हो जाएंगी, ठीक है। टॉयज और फ्लेक्सिबल पाइप्स में यूज होता है। बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलिथीन। बस कैटलिस्ट चेंज हुआ है, दैट इज ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलिथीन के लिए क्या था, दैट इज वो परऑक्साइड डाल रखा था, यहां पर क्या डाल रखा है, दैट इज लो डेंसिटी पॉलिथीन में वो था, और हाई डेंसिटी में क्या डाल रखा है, दैट इज ज़ीगलर नाटा कैटलिस्ट डाल रखा है। केमिकली इनर्ट होता है, ज्यादा टफ और हार्डर होता है। कहां कहां यूज होता है वो ये रहा, ठीक है। चैप्टर में कुछ खास मिलने नहीं वाला आपको एनसीईआरटी से बाहर जाके, जहां पर एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ा था, लाइक अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, कई ऐसे टॉपिक थे जिसमें लाइक कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करती एनसीईआरटी, वहां पर बाहर जाना पड़ा था, गए थे। प्रोटीन्स को ज्यादा फॉलो नहीं करती एनसीईआरटी, कहीं कहीं पे जाना पड़ा था, बाहर गए थे, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना था, स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दे लिया था कि डीएनए आरएनए बनता कैसे है, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। बेस कौन से होते हैं, प्यूरिन होते हैं, पिरिमिडिन होते हैं, वहां पर टाइम दे दिया था। यहाँ पर चैप्टर से बाहर जाके कुछ खास मिलने नहीं वाला आपको। कोई कहे जी ओहो मेरे को बहुत कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, जब जिंदगी में बोझ ज्यादा होता है ना, तो उसको कम करना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं मान लेता हूं एक्स चैप्टर ले लेता हूं, कोई भी मान लेता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हमने फॉलो ही नहीं करी उसमें एनसीईआरटी, क्यों, क्योंकि हमें चैप्टर से बहुत बाहर जाना था, बहुत मतलब बहुत ज्यादा बाहर जाना था। हम गए भी हैं क्योंकि उसमें जेईई एडवांस की भी रिक्वायरमेंट थी। यहां पर आपको बाहर जाके कुछ नहीं मिलने वाला, तो कभी कभी जिंदगी को आसान करना भी आना चाहिए, ठीक है। अगर जरूरी नहीं है कि मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी तो मैं पॉलीमर्स के लिए भी 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूं, नो इट डजंट रिक्वायर इट। इट रिक्वायर्स कि आपको अच्छे तरीके से एनसीईआरटी आती हो, बस जो सर ने बताया इतना आता हो, दैट इज मच मोर देन इनफ, ठीक है। आप इसके 50-60 अच्छे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर ले, साथ में पीवाईक्यूज करने, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। जी 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 जी। सॉरी, नेक्स्ट है सबसे पहले तो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या होता है, दैट इज पॉली टेट्राफ्लोरोईथीन। सर ये बनेगा कैसे, अरे यार कुछ नहीं करना, इथीन क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही था ना, हाँ। सर टेफ्लॉन जो पॉलीमर बना है वो किससे बनेगा, दैट इज टेट्राफ्लोरोईथीन से। इथीन में 4 हाइड्रोजन थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, चारों हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा, चारों हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, एक CF2 दूसरे CF2 से जुड़ा होगा, फिर वो तीसरे से जुड़ा होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ये बॉन्ड यहां से टूटेगी बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इसको, बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इसको, बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक इसको, जो इसको मिला वो इसके साथ, जो इसको मिला इसके साथ, जो इसको मिला इसके साथ, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे आप, टेफ्लॉन।
टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन विद ए फ्री रेडिकल या पर सल्फेट कैटलिस्ट एट ए हाई प्रेशर। केमिकली इनर्ट होता है, इसके ऊपर और कोई रिएजेंट डालते हैं तो उसके साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है। आपको पता ही है घर पे जो नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं, है ना, इसी की कोटिंग हुई होती है। ऑयल सील्स बनाने में, कैस्केट्स बनाने में और नॉन स्टिक सरफेस बनाने में यही काम आता है। टेफ्लॉन, हाई प्रेशर कैटलिस्ट, कुछ याद नहीं करना, हाई प्रेशर कैटलिस्ट हर जगह पे हाई प्रेशर कैटलिस्ट लिख देना, बस लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी वाले का याद रख लेना। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल से बनेगा, परऑक्साइड कैटलिस्ट है, याद मत करना। जो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल है उसका नाम पैन भी लिखा जाता है या और लॉन भी लिखा जाता है। सर बनेगा कैसे? अरे कुछ नहीं यार, इथीन था ना, चारों हाइड्रोजन की जगह एक जगह पर CN आ जाएगा। करने का तरीका सेम रहेगा, बॉन्ड टूटेगी, एक इसके पास एक इसके पास, ये अगले वाले के साथ, अगले वाले अगले अगले, सो ऑन चलता रहेगा। हाँ सर वही चलता रहेगा, ठीक है सर। इथीन में चारों हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ गया तो टेफ्लॉन बन जाएगा। इथीन में चारों हाइड्रोजन की जगह, सॉरी, इथीन के चारों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन की जगह CN आ गया तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा। खत्म। इस तरह से याद करिए, सारे होते जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है पहले मैं बता देता हूं। एडिशन में क्या था, एक पॉलीमर दूसरे से, सॉरी, एक मोनोमर दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से पांचवें से ऐसे जुड़ता जा रहा था, साथ में किसी भी छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं हो रहा था। वाटर हो गया, NH3 हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जब भी मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे साथ में कोई छोटा सा मॉलिक्यूल रिमूव जरूर होगा, लाइक वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कोई सब्स्टिट्यूटेड अमीन हो गया, बट कोई ना कोई चीज रिमूव जरूर होगी। इनमें सबसे पहला एग्जांपल है दैट इज पॉलीएमाइड्स। सर ये पॉलीएमाइड्स होते क्या, पहले तो ये बताओ। वो पॉलीमर्स जिनमें अमाइड लिंकेज होती है। सर एग्जांपल कौन सा है, नायलॉन 6,6 है, ठीक है। सर ये अमाइड लिंकेज क्या होती है, देखो ये तो सबको पता है, ये भी नहीं पता तो फिर तो बर्बादे गुलिस्तां है, बिल्कुल ठीक है। दैट इज CONH। CONH उसे क्या बोलेंगे आप, अमाइड लिंकेज। एग्जाम्पल सबसे पहला दे रखा है नायलॉन 6,6। सर ये 6,6 का मतलब क्या, सॉरी बेटा, ये 6,6 का मतलब क्या है, 6,6 रिप्रेजेंट्स number of carbon atoms in both monomers, ये रहे दोनों मोनोमर। एक है एडिपिक एसिड, दूसरा है हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। बेटा जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, यहां से OH हटेगा, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से नजर आ सके। यहां से OH हटेगा, यहां से H हटेगा, फिर यहां से H, अगले वाले से OH एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा रिपीटिंग यूनिट CO, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, ये वाला इससे जुड़ जाएगा NH CH2 NH, और ये बन गया हमारा नायलॉन 6,6। जी बेटा, जी जी जी। ये रहा OH H, साथ में H2 निकल जाएगा। आप यहां पर अगर N लिखना चाहो N लिख सकते हो, यहां पर भी N लिखना चाहो N लिख सकते हो। और इसका नाम है बेटा एडिपिक एसिड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है इसमें।
इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। समझ आ गया इसको? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साथ में कोई छोटा मॉलिक्यूल भी निकल रहा है। सर ये क्या चीज है, थोड़ा प्रिसाइसली बताइए। प्रिसाइसली क्यों बताऊंगा? मैं तो डिटेल में बताऊंगा। मैंने डिटेल में बता दिया बेटा। प्रिसाइसली होता है कम शब्दों में बताना, मैंने तो बहुत ज्यादा बता दिया बेटा। ठीक है, आपको तो खुशी होनी चाहिए। हर एक इंग्लिश का जब भी कोई वर्ड पढ़े साथ में उसका मीनिंग भी पढ़े बेटा। ठीक है, कभी कभी गलत जगह पे गलत वर्ड यूज कर लिया जाता है। नायलॉन 66 फाइबर होता है, हाँ सर फाइबर होता है, वो तो पता ही है, नायलॉन के कपड़े बनते हैं। ठीक है, इसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। यस सर। सर क्यों होता है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बन जाएगी? अरे एक चेन होगी, दूसरी चेन होगी, क्या इस चेन में आपको कहीं सी डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? यस। जो दूसरी ऐसी ही नायलॉन की चेन होगी, क्या उसमें साथ में NH होगा? यस। तो इधर सी डबल बॉन्ड हो, इधर NH, दोनों आपस में क्या बना लेंगे? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इनकी फोर्सेस जो है स्ट्रांग होंगी, इसी कारण क्रिस्टलाइन नेचर भी होगा। ठीक है, नायलॉन 66 कहां पर यूज होता है? शीट्स बनाने में, ब्रिसल्स फॉर ब्रश के, है ना, जो आज आपने किया नहीं होगा, है ना, ब्रशेस वगैरह बनाने के जो ब्रिसल्स होते हैं ना। सर हमें क्या पता, मैं तो दातुन नहीं करता हूं सर। तो बेटा वो अलग बात है फिर। चलिए चलिए चलिए, जी 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 जी। नेक्स्ट है नायलॉन 610। सर नायलॉन 610, अरे क्या हो रहा है, ये कलर थोड़ा चेंज करना है, ये चेंज करना है। नायलॉन 610 में भी 6 और 10 क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोमर्स। सर एग्जांपल बता सकते हो? बेटा ये 10 रिप्रेजेंट करेगा, ये देख लो, ये बन गया 10, ये बन गया 10। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 10 है कि नहीं? यहां पर अगर 4 लिखा था तो उसका नाम था एडिपिक एसिड, 8 लिखेंगे तो इसका नाम है सेबैसिक एसिड। साथ में मेरे बच्चे हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। OH H H, अगले वाले से OH। बेटा ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा। ये तो वही है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। देखो इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ये ला नायलॉन 610। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा कौन सा? दैट इज नायलॉन 6। सर ये नायलॉन 6 क्या होता है? 6 तो पता ही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, बट इसका मोनोमर क्या होता है? मोनोमर होता है इसका कैप्रोलैक्टम। सर ये कैप्रोलैक्टम क्या होता है? वो कुछ इस तरह से होता है बेटा। पहले काउंट कर लीजिए, क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाकई 6 हैं? हाँ सर 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। जैसे ही आप इसमें वाटर डालेंगे एसिडिक मीडियम में, वाटर डालेंगे एसिडिक मीडियम में, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगी। क्या ऐड किया?
वाटर ऐड किया है एसिडिक मीडियम में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COO नेगेटिव में। CH2 बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो लिख दिए CH2 और NH3 पॉजिटिव। बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है यहां पर COOH और यहां पर NH2, बेटा वो भी सही है, उसमें भी कोई डिबेट नहीं करना चाहता हूं। अगर आप कहें नहीं सर वही लिख के बताओ हमें, बेटा वही लिख के बता देता हूं, अपना कुछ नहीं जा रहा है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है ना, तो बस लो जी लो, ठीक है सर। ये आपस में जुड़ेंगे कैसे? फिर भाई यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। C डबल बॉन्ड O, CH2 5, ये रहा NH, नाइलॉन 6। जी 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 जी, लोन पेयर रेजोनेंस में है, हाँ है, बट जब भी अमाइड लिंकेज होगी या कोई भी एसिड डेरिवेटिव होता है, जब उसमें पानी डालते हैं एसिडिक मीडियम में तो बॉन्ड टूट जाती है, पता होगा आपको ये बातें। नायलॉन 6 है क्या? टायर की कॉर्ड्स बनाने के काम आता है, फैब्रिक में काम आता है, रोप्स बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है बेटा, जी 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 जी, नेक्स्ट है दैट इज पॉलीएस्टर्स। सर ये पॉलीएस्टर्स क्या होंगे? पॉलीअमाइड्स में क्या था? अमाइड की लिंकेज थी। पॉलीएस्टर्स में क्या होगा? एस्टर की लिंकेज होगी। एस्टर लिंकेज क्या होती है? सबको पता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O, साथ में सिंगल बॉन्ड O, खत्म। पॉलीमर्स जिसमें एस्टर की लिंकेज होगी, एग्जांपल कौन सा है? डैक्रॉन है। थोड़ा अच्छे तरीके से इसको हाईलाइट कर दें। एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर का टेरिलीन या डैक्रॉन, जो इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड से बना होगा। बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल, अरे क्या हो गया ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल। टेरिथैलिक एसिड, ये देखिए ये रहा H, यहां से H, यहां से OH, यहां से OH, अगले वाले से H एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। बेटा मैंने गलती से थैलिक एसिड बना दिया, टेरिथैलिक बनाना था, पैरा पर आना था। मैंने दोनों ऑर्थो पे लगा दिए। करने का तरीका वही रहेगा, करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ हाँ बेटा सही कर दिया, सही कर दिया। लो बेटा, यही बार 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 क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा। साथ में वाटर जो है एलिमिनेट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और एस्टर लिंकेज भी आपको नजर आ रही है। जी जी जी, बढ़िया आलोक। सर इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा? लिखा ही हुआ है बेटा आपके सामने, फिर भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। जिंक एसीटेट, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। कैटलिस्ट ज्यादातर पूछे नहीं जाते वैसे। यूजेस पूछे जाएंगे, मोनोमर पूछा जाएगा, पॉलीमर पूछा जाएगा। यूजेस, मोनोमर, पॉलीमर, खत्म, ठीक है। टेरिलीन हाईली रेसिस्टेंट होता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स में, यानी कि अगर कोई केमिकल वगैरह डल जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसके। इसके फाइबर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं।
वूल और कॉटन के साथ मिलके कपड़े भी बनाए जाते हैं इसके, टेरिलीन के कपड़े सुना होगा आप लोगों ने, मम्मी से पूछ लीजिएगा नहीं तो। टेरिकॉट, टेरी वूल, इस तरह से। नेक्स्ट है बेटा ग्लिप्टल। सर ग्लिप्टल में क्या होगा? जो पीछे स्ट्रक्चर बना दी थी ना, वो गलती से ग्लिप्टल की बना दी थी। ये पॉलीएस्टर होगा, ठीक है, थर्मोसेटिंग होगा। बना किससे होगा? थैलिक एसिड से, ग्लाइकॉल थैलिक एसिड या ग्लिसरॉल थैलिक एसिड। मैं ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड बना देता हूं। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, साथ में थैलिक एसिड। बेटा होना वही है, फिर दोबारा यहां से H H OH OH सोन ऐसे चलता रहेगा। O CH2 CH2 फिर O। बुक्स के अंदर ये पहले लिखा होगा, अल्कोहल वाला बाद में लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और यही मेरे बच्चे बार बार क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। जी पॉलीएस्टर होता है, थर्मोसेटिंग होता है। कंडेंसेशन किसका कराएंगे? ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड का या ग्लिसरॉल और थैलिक एसिड का? मैंने किसका कराया? ग्लाइकॉल का और थैलिक एसिड का। लिख दें इसका नाम, दिस इज थैलिक एसिड एंड दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब इसके सॉल्वेंट को इवेपोरेट करा दिया जाता है, सॉल्यूशन लिया किसी अच्छे सॉल्वेंट में और उसके सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को क्या करा दिया गया? इवेपोरेट करा दिया गया, तो इसके ऊपर एक टफ और नॉन फ्लेक्सिबल फिल्म बन जाती है। इसी कारण ये पेंट में यूज होता है और लैक्वर्स वगैरह में यूज होता है। वही है, पेंट से रिलेटेड है सब ये। नेक्स्ट कौन सा है? PMMA, पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट। पॉली मिथाइल मिथ एक्राइलेट, ठीक है। जी 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 जी, पेंट्स में यूज होता है बेटा। आगे देखिए सर, इसका नाम कैसे याद करेंगे? क्या हम लोगों ने पॉलीथीन याद किया? यस सर, उसमें चारों जगह पे हाइड्रोजन था, उसमें चारों जगह पर क्या था? दैट इज हाइड्रोजन था। सर यहां पर क्या होगा? ये बनेगा मिथाइल मिथएक्राइलेट से, सॉरी मिथाइल मिथ एक्राइलेट से। CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल C डबल बॉन्ड हो CH3। बस डबल बॉन्ड टूटेगी, डबल बॉन्ड टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास, ये पिछले वाले से जुड़ जाएगा या अगले वाले से जुड़ जाएगा। भाई सूटेबल टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, हमें क्या लेना देना सूटेबल टेम्परेचर कैटलिस्ट से? ऐसे ऐसे, यही n टाइम्स रिपीट हो जाएगा। जी जी, लेंस कार्ड में यूज होता है जी। एक मिनट जरा एक मैसेज कर दें।
जी बेटा, अब शुरू करते हैं। बढ़िया अभिषेक। चलिए 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 चलिए। ये हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है, लाइट का, हीट का, एजिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि जैसा शुरू में दिखता था वैसा ही बाद में दिखता रहेगा टाइम के साथ भी, कुछ कुछ मेरे जैसा। विंडोज ऑफ एयरक्राफ्ट बनाने में, अनब्रेकेबल लाइट्स बनाने में, ठीक है, यही काम आता है। अदर नाम भी दे रखे हैं इसके, मेरे ख्याल से नेम्स ये दे रखे हैं जो बच्चे बता रहे थे। इस पॉलीमर के कई और नाम भी है, ल्यूसाइट है, एक्राइलाइट है, प्लेक्सी ग्लास है, पर्सपेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रेसिन, इससे बैकेलाइट भी बनेगा और नोवोलैक भी बनेगा। कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, आराम से सुनते हैं। पहले थोड़ा सा लिख लें फिर बात करते हैं। फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे बेसिक मीडियम में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, आइदर ऑर्था पे या पैरा पे। सर क्यों ऑर्था पैरा पे करेगा, सबको पता है फिनॉल होता क्या, दैट इज ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग होता है। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच विल अटैक एट आइदर ऑर्था और पैरा पोजीशन, ठीक। तो हो सकता है एक फिनॉल के ऑर्था पोजीशन पे ये आ जाए CH2OH। पहली बात, सर आपने बोला इलेक्ट्रोफाइल है CH2O, आया कैसे CH2OH? क्या जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऑर्थो पे, कोई इलेक्ट्रोफाइल जाएगा भी ना, क्योंकि दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस सर, कौन सा जाएगा बेटा, जाएगा H पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव आयन चला जाएगा, वो वही इसके साथ जुड़ गया। ये वाली बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई है, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव के साथ ही क्या जुड़ गया, दैट इज H जुड़ गया, ठीक। सर ऐसा भी तो हो सकता था ये इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ ऑर्था पे गया, या ऑर्था पे, एक ऑर्था पे भी चला जाए और एक पैरा पे भी चला जाए, हाँ ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा होता भी है फिनॉल, क्योंकि हाईली ऑर्था पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों पोजीशंस जो ऑर्था और पैरा की थी, दो ऑर्थो की एक पैरा की, तीनों पर ही आ जाए, हाँ तीनों पर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, और होता भी है। जी 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 जी। अब थोड़ा सा बात करते हैं, वैसे रिएक्शन ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकती है, बेसिक में भी हो सकती है, मैंने बेसिक में बताई है। क्या लिखा बेटा, ये पॉलीमर्स जो भी होंगे, पहली बात तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगी फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की, या तो एसिड की बेस में या प्रेजेंस की, बेस की प्रेजेंस में। रिएक्शन के अंदर मिथाइलिन ब्रिज होगा ऑर्था और पैरा पे, ये बताऊंगा, समझाऊंगा। लीनियर भी बन सकता है, लीनियर भी बन सकता, अरे ये क्या हो गया भाई, लीनियर भी हो सकता है और क्रॉस लिंकिंग भी हो सकती है कंडीशन ऑफ द रिएक्शन में। समझा रहा हूं, ये वाली लाइन समझा रहा हूं, लीनियर कैसे होगा, क्रॉस लिंकिंग कैसे होगी, प्लीज ये देखिए। क्या यही लिखा है मैंने पिछले पेज पे, हाँ सर यही लिखा था। ये रहा फिनॉल HCHO के साथ एसिड हो, बेस हो, एक ऑर्थो पोजीशन पे आ सकते हैं, एक ऑर्थो और पैरा पे आ सकते हैं, या दोनों ऑर्थो और पैरा पे भी आ सकते हैं। पता है, ये तो जस्ट पिछले पेज पे आपने बताया। अब बताइए वो लीनियर और क्रॉस लिंकिंग का मतलब क्या है, ये है वो लीनियर और क्रॉस लिंकिंग का मतलब। ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। OH CH2OH, यही बना था ना, OH और CH, उससे HCHO से OH CH2OH, ऐसे अगले वाला एक और होगा OH CH2OH, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। सुनिए। यहां से मेरे बच्चे OH हटेगा, यहां से H हटेगा, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, अगले वाले के ऑर्था से H, यहां से H, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। क्या ऐसा ही पॉलीमर बन जाएगा
साथ में कंडेंसेशन हो रही है, एंड सो ऑन, ऐसे बार 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 रिपीट होता रहेगा। क्या यही रिपीटिंग यूनिट है? बताइए यस और नो। जी जी जी। ये जो बन के आया इसी को नोवोलैक बोलते हैं। देख लीजिए, क्या यही बनाया हमने लास्ट पेज पे? क्या यही बनाया लास्ट पेज में? OH यहाँ पे था, CH2OH यहाँ पे था, OH नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है, OH नेगेटिव आएगा यहाँ पे, एंड सो ऑन। इसी को बोलते हैं नोवोलैक। जी 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 जी। जो नोवोलैक बना है, जो नोवोलैक बना है, ठीक है, ये नोवोलैक है। पहले इतना देखो, इतना देखो, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना देखो, ये इतना हिस्सा देखो, क्या नोवोलैक है ये? सिमिलरली ये देखिए, क्या इतना हिस्सा देखो, क्या नोवोलैक है ये? एक नोवोलैक का रिएक्शन अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराओगे, किसके साथ कराओगे? फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराओगे, क्या आपको पता है CH2OH पैरा पोजीशन पे आएगा? हाँ सर, क्योंकि ऑर्था पोजीशंस तो ब्लॉक हो चुकी हैं, ऑर्था पोजीशंस तो ब्लॉक हो चुकी हैं। कहां पे जाएगा आपकी बार HCHO, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हो, HCHO कहां पे जाएगा सर? पैरा पोजीशन पे जाएगा। यहां पर CH2OH होगा, CH2OH होगा, CH2OH होगा। पता लग गया ये कैसे जुड़ा है? पता लग गया कैसे जुड़ा है? यहां से OH इसके वाले से H, यहां से OH इसके वाले से H, यहां से OH इसके साथ वाले से H, खत्म। बाकी तो ये नोवोलैक तो समझ आ ही चुका है, ये इतना हिस्सा तो समझ आ ही चुका है, स्टेट चेन तो ऑलरेडी समझ आ चुकी है। बस हुआ क्या है, नोवोलैक का रिएक्शन कराया HCHO के साथ, CH2OH पैरा पोजीशन पे आ गया, तो यहां से OH इस वाले से H, यहां से OH इस वाले से H, यहां से OH इस वाले से H, एंड सो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा, तो बैकेलाइट बन गया, खत्म। जो मैंने समझाया है वही नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, ये देखो जरा। नोवोलैक को पहले हीट करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी और हमें मिलेगा बैकेलाइट। बैकेलाइट वही होता है जो घर पे जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं उनको बनाने का काम आता है। थर्मोसेटिकल सेटिंग पॉलीमर होता है जिसको दोबारा आप रीयूज या रीमोल्ड नहीं कर सकते। बताया या आज ही बताया थर्मोसेटिंग ने, एक बार आप हीट करोगे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग हो गई है, अब दोबारा हीट करने पर ये सॉफ्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बैकेलाइट क्रॉस लिंकिंग से बनता है, वो तो बता ही दिया यार, अब क्या, अब दोबारा वही है। और क्या काम है इसके? कॉम्स बनाने के काम आता है ना, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के काम आता है, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है। कारण बताइए आपको कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? पुराने टाइम में देखा होगा ना, वो जो सीडी से भी पहले जो रिकॉर्ड्स आते थे गोल गोल से, ब्लैक ब्लैक से, वो उनके बारे में बात हो रही है। रिवीजन कब से शुरू होगा? शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। अच्छा लगता है मुझे जब ये कोई ऐसी चीजें पूछता है, तो आई रियली लाइक इट। ठीक है, मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं आप लोगों को, और बता दें शायद उसकी मेरे ख्याल से 5-6 शीट्स आ भी चुकी हैं। आज एक और शीट भी आएगी, ठीक है, जिसमें पी ब्लॉक का रिवीजन आपका कंप्लीट भी हो चुका है। ठीक है, और आज के बाद जो नेक्स्ट शीट आएगी वो आएगी D एंड F ब्लॉक की आएगी। ठीक है, सबसे बड़ा चैप्टर हमने सबसे पहले रिवाइज कर लिया। बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया। नहीं, VCR में नहीं, जी जी, भूत वाली फिल्म में होता है, सही कह रहे हैं आप, वो रिकॉर्ड जो होते हैं। बढ़िया रमन, खींचो और खींचो। जी जी जी, शुरू करते हैं बेटा। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आपको मेलामाइन की याद होनी ही चाहिए। हेल्प मैं जरूर कर सकता हूं। ऑल्टरनेट आप एक हेक्सागन रिंग बनाएंगे जिसमें ऑल्टरनेट नाइट्रोजन कार्बन लगाएंगे, नाइट्रोजन कार्बन लगाएंगे, नाइट्रोजन कार्बन लगा दिया, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। जहां पर भी कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड जरूर होगी, वो भी लगा दिया। कार्बन के साथ NH2 जरूर होगा। क्या आपको मेलामाइन की स्ट्रक्चर समझ आ गई? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। एक हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे, ऑल्टरनेट कार्बन नाइट्रोजन लगा देंगे, लगा दिया।
कार्बन के साथ NH2 लगा देना। अच्छा, अब इसका रिएक्शन कराया फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फिर भाई यहां से H हटेगा और CH2OH जुड़ जाएगा, H हटेगा CH2OH जुड़ जाएगा। ये रेसिन जो आप बोल रहे थे ना, रेसिन क्या होता है। फिर आगे पॉलीमराइजेशन कैसे होनी है, तो बहुत आसान है यार। यहां से OH हटाओ, यहां से OH हटाओ, अगले वाले से ये H हटा देना, एंड सो ऑन, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये देखो ये देखो, ये चलता रहेगा। नीचे वाले में भी यहां से H हटाओ, अगले वाले से वो जो नीचे वाला वहां से CH2OH वाला OH हटाओ, खत्म, चलता रहेगा। सर मेलामाइन यूज कहां पे होता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में। सुनिए बेटा, सबसे पहला नेचुरल रबड़, इसका मोनोमर क्या है इसका आइसोप्रीन, दैट इज 2-methyl 1,3-butadiene, 2-methyl 1,3-butadiene। सर जब पॉलीमराइजेशन होगी हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, तो होगा कैसे, ध्यान से समझना, ध्यान से। बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, एक इसको मिला, बॉन्ड यहां से टूटेगी डबल बॉन्ड वाली, एक इसको मिला, एक इसको मिला। जो इन दोनों को इलेक्ट्रॉन मिले ये मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये डबल बॉन्ड बना लेंगे। सर ये वाला पिछले वाले से सिंगल बॉन्ड, ये वाला अगले वाले से सिंगल बॉन्ड, खत्म। लो यही हो गया रिपीटिंग यूनिट। 2-methyl 1,3, ये वाली बॉन्ड डबल हो गई तो ये CH2 आ गया ऐसे। पॉली आइसोप्रीन, आप इसे नेचुरल रबड़ भी कह सकते हैं, आप इसे नेचुरल रबड़ भी कह सकते हैं, ठीक है जी 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 जी। और सुनिए, पॉलीमर जब होगा तो डबल बॉन्ड जो होंगी वो कहां पे होंगी, C2 और C3 के बीच में। हाँ, C2 और C3 के बीच में, वही लिखा हुआ। ऑल दीज डबल बॉन्ड्स हैव सिस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन, सिस का मतलब बड़े अच्छे तरीके से पता ही है, और ये जो बनेगा दैट इज सिस होगा, ना कि ट्रांस। ट्रांस होता आइसोप्रीन, बेटा इसका कॉमन नेम है, इसका मोनोमर का कॉमन नेम है। वैसे IUPAC नेम क्या वो तो सबको पता है, 2-methyl 1,3-butadiene, ठीक है, इसका कॉमन नेम है। अगर आप बोलना चाहिए सर ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो 2-methyl buta 1,3-diene, बेटा मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे हैं हम नेचुरल रबड़ की। वैसे तो ये क्या बोलेंगे, इलास्टोमर्स होते हैं, यानी कि हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होगी। जैसे ही आप स्ट्रेच करेंगे स्ट्रेच हो जाएगा, जैसे ही आप फोर्स को छोड़ेंगे ये दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा। देख लीजिए वही लिखा हुआ है, नेचुरल रबड़ है, कोई पोलर सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, हाँ कोई भी नहीं होता, इसी कारण सिर्फ वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं, नॉन पोलर है। सिस कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसका कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉइल बन जाती है, इसी के कारण थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाता है। जब फोर्स को रिमूव कर दिया जाता है तो वो अपनी शेप में वापस आ जाता है। नेचुरल रबड़ सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, और वर्किंग रेंज कितनी है, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप इसे अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। इसी कारण हम इसका क्या कराते हैं, वल्केनाइजेशन, जो थोड़ा सा आगे है भी, ठीक है। एट हाइयर टेम्परेचर ये सॉफ्ट हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे ब्रिटल होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण ये बहुत ज्यादा कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। कमर्शियल पर्पस में यूज करने के लिए पहले इसकी क्या कराई जाती है, वल्केनाइजेशन कराई जाती है, ठीक है। युग सर की क्लास है, बस इसको खत्म कर देते हैं फिर 5-7 मिनट में ना। जो होमवर्क डिस्कशन है उसके लिए सेपरेट वीडियो दे दूंगा, इसको खत्म कर देते हैं मेरे बच्चे, ताकि आपकी युग सर की क्लास भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। होमवर्क वीडियो अभी आएगा, बस आपकी क्लास खत्म होगी मैं रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। जब तक आप युग सर की क्लास खत्म करेंगे होमवर्क डिस्कशन का सेपरेट वीडियो आ जाएगा आपको। जो प्रॉपर्टीज होती हैं नेचुरल रबड़ की, एक पॉली आइसोप्रीन की चेन, दूसरी पॉली आइसोप्रीन की चेन, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए डाइसल्फाइड लिंकेज।
और सर ये होगा कैसे? नेचुरल रबड़ को हीट किया जाएगा सल्फर के साथ एट 110 डिग्री सेल्सियस। वल्केनाइजेशन करने से थोड़ा बहुत सल्फर डालते हैं, जिंक ऑक्साइड डालते हैं, हीट किया जाता है, बता तो दिया। जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कोई बातें याद करने वाली है नहीं। क्रॉस लिंकिंग होने से अब इसका जो इलास्टिसिटी है थोड़ी सी कम हो जाती है। हमें पढ़ने हैं सिंथेटिक रबड़। सबसे पहले पढ़ना है नियोप्रीन। नियोप्रीन में क्या होगा बेटा, जैसे जहां आइसोप्रीन में क्या था, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन था, मिथाइल की जगह क्लोरो आ जाएगा, 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 बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। मिथाइल की जगह, बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लोरो आ जाएगा, बाकी सब कुछ क्या है, सेम। सर इसका यूज क्या है? कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह बनाने के, हॉसेस वगैरह बनाने के काम आता है। नेक्स्ट है बेटा एक और, ये भी सिंथेटिक रबड़ है, 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल। वन थ्री ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल। थोड़ा इसको ना समझा देते हैं, बट पेन चेंज करना पड़ेगा। ब्यूटाडाइन, ब्यूना एन का मतलब यही है, ब्यूटा और एन यहां से आया है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये रहा एक्राइलोनाइट्राइल। बेटा ध्यान से देखना, बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास, बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास, बॉन्ड यहां से टूटेगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके पास। जो इन दोनों के पास आया वो तो डबल बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, ये वाला अगले वाले से जुड़ जाएगा, ये वाला पिछले वाले से जुड़ जाएगा। बिल्कुल वही किया हुआ, बिल्कुल वही किया हुआ। कहां का यूज होता है इसके ऊपर? पेट्रोल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज इफेक्ट नहीं होता है, इसी कारण ऑयल की सील्स बनाने में, टैंक की लाइनिंग करने में काम आता है। नेक्स्ट है ब्यूना एस। ब्यूना एस, ब्यूना का मतलब वही है, ब्यूटाडाइईन, एस का मतलब है स्टाइरीन। आज क्लास के स्टार्ट में SBR लिखा हुआ था ना, SBR, वो ये वही है SBR। सर ब्यूटाडाइईन तो अभी अभी बनाया था सर, और ये रहा स्टाइरीन। सर याद कैसे करेंगे बेटा? इथीन की ही स्ट्रक्चर है, इथीन की स्ट्रक्चर है, सिर्फ फर्क इतना है, फर्क इतना है कि यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह फिनाइल ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन की जगह फिनाइल ग्रुप आ गया, बस इतना फर्क है बेटा, और कोई फर्क नहीं है। अच्छा एंजाइम की PDF नहीं है आपके पास? बेटा नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, अभी तो है नहीं, सच्ची बात बताएं तो, ऐसे झूठ बोल दूं आपको, दे दूंगा बट इतना जरूर है। CH2 ये पिछले वाले के साथ, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, जैसे बिल्कुल पिछले वाले में वही यार, ऐसा ही रहेगा बिल्कुल। ये इसके साथ, ये अगले वाले के साथ, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये पिछले वाले के साथ। जो ब्यूना एन में सीखा है वही ब्यूना एस में है मेरे बच्चे। ब्यूटाडाइन स्टाइरीन बहुत ज्यादा टफ होता है, गुड सब्स्टिट्यूट है नेचुरल रबड़ का। फुटवेयर कंपोनेंट्स, हील वगैरह बनाने के काम आता है, लड़कों को पता होगा, लड़कियों ने पहनी होगी, लड़कों ने खाई होगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज
क्या बोलेंगे ने, बायोडिग्रेबल पॉलीमर्स। क्या, बायोडिग्रेबल पॉलीमर्स। इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा? अच्छा किया तुमने पूछ लिया, क्योंकि तुम पूछते ना तो मैंने आधा घंटा पहले बताया ना होता बेटा, ठीक है। अगर तुम पूछते ही ना तो मैंने हाफ एन आवर पहले बताया नहीं होता, ठीक है। PHBV, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल वेलरेट, ये किसका पॉलीमर होता है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का। ब्यूना एस कंडेंसेशन है? नहीं, कंडेंसेशन नहीं है बेटा, कोपॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, ठीक है। ये भी कोपॉलीमर है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। बेटा बना लेते हैं, पहली बात तो ना बना लेते हैं। ये देखो जरा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, फिर है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 4 हो जाएगा ना, ये रहा 3, ठीक है। करना क्या है यार, बस करने का तरीका तो वही है यार, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, आपस में पॉलीमर बन जाएगा। जी 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 जी, पॉलीएस्टर लिंकेज होगी। बना के दिखाऊं? यहां पे थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा स्पेस कम है। इस O से शुरू कर रहा हूं, O के एक तरफ CH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, ये वाला ऑब्वियसली इस O से जुड़ा होगा। इस O के एक तरफ CH, फिर एक तरफ क्या है CH2, CH3, दूसरी तरफ क्या है CH2, C डबल बॉन्ड O, ऐसे चलता रहे। इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोपॉलीमराइजेशन ऑफ, बता ही दिया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। पैकिंग में, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, और कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स में यूज होता है। सर ये कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स क्या होता है? कभी आपने मेडिसिन अगर खाई होंगी तो कैप्सूल्स दिए जाते हैं, कैप्सूल्स। कैप्सूल्स की जो आउटर मोस्ट कोटिंग होती है वो इसी की बनी होती है। PHBV अपने आप बैक्टीरिया से डिग्रेड हो जाता है एनवायरमेंट में, यानी कि बायोडिग्रेबल पॉलीमर है ये देखो बेटा बनाई, जो मैंने बनाया पिछले पेज पे, यहां पर बनाई हुआ, जो पिछले पेज पे बनाया वो बनाई हुआ। एक मिनट रुको जरा, मैं पहले फिजिक्स की क्लास का देख लूं, मैं नहीं चाहता सर की भी क्लास डिस्टर्ब हो। 12-15 हो गया ना? हाँ बस ठीक है, हमें मुश्किल से 5 मिनट और चाहिए। मेरा वैसे एम था कि मैं 12 बजे तक फिनिश कर दूं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। नायलॉन 2, नायलॉन 6, ये पॉलीअमाइड है, किसका? ग्लाइसिन का और अमीनो कैप्रोइक एसिड का। बायोडिग्रेबल होता है। सर बना के दिखाओ। वैसे तो इतनी सारी स्ट्रक्चर बना दिए कि अब आपको बनाना आना चाहिए, बट मुझे पता है एक भी स्ट्रक्चर अगर हम नहीं बनाएंगे तो लड़के अपनी चूड़ियां तोड़ना शुरू कर देंगे, है ना, मांग का सिंदूर हटा देंगे, है ना, विलाप करना शुरू कर देंगे। तो इसी कारण लड़कों को नाराज नहीं किया जा सकता। लड़कियां समझदार होती हैं, वो समझती हैं कि यार अगर 10 बना लिए हैं तो 11वीं हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट बच्चे तो, लड़के तो होते हैं अभी 10वीं में, है ना, दिमाग से है ना। फिर मैंने तो 12th पास किया बेटा, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ, हाइट की थोड़ा बात कर रहा हूँ। हाइट में तो मुझसे भी बड़े हो गए तुम। ये देखिए जी बन गया पॉलीअमाइड। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कायरल मोनोमर कौन से होते हैं जिनमें कायरल कार्बन होता है बेटा, ठीक है। कायरल कार्बन क्या होता है वो भी बताएंगे बेटा। ये भी एक पता चल गया ना। नायलॉन 2 नायलॉन 6 क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है। जी 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 जी
आगे बढ़े। मोलर मास ऑफ पॉलीमर, थोड़ा सा ये एनसीईआरटी से बाहर है बट कर लेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे। कई तरह के मोलर मास होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? नंबर एवरेज मोलर मास। पहले सुन लेना, समझ लेना, फिर फॉर्मूला लिखना। अगर N1 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलर मास M1 है, पॉलीमर बनाया, उसके अंदर मान लो 100 मॉलिक्यूल्स आ गए जिनका मोलर मास M1 है। N2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलर मास M2 है। कोई एक और चेन थी, उसके अंदर N2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलर मास इतना। N3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मोलर मास M3 है, एंड सो ऑन। तो नंबर एवरेज मोलर मास, नंबर एवरेज मोलर मास समीशन होगा किसका? NiMi का डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ Ni। इट इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। इट इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। चारों, हालांकि पॉलीमर्स की भी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं बट हम लोग सिर्फ इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ही फाइंड आउट करते हैं क्योंकि उसकी कुछ रेलेवेंट वैल्यू आती है। रेलेवेंट वैल्यू आती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत कम आती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू बहुत कम आती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू बहुत कम आती है। तो इस कारण वो बहुत कम आती है तो उनको मेजर करना भी बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑब्वियसली बॉयल करना पड़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी आपको फ्रीज करना पड़ेगा। यही है जो आप रूम टेम्परेचर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जी 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 अभिषेक। नेक्स्ट एक और है बेटा, मास एवरेज मोलर मास। ठीक है, इसमें क्या होगा? जैसे वही N1 N2 N3 थे जिनका मोलर मास M1 M2 M3 था, मास एवरेज मोलर मास को MW से लिखा जाता है, NiMi स्क्वायर डिवाइडेड बाय NiMi। समीशन किसका है? ऊपर किसका है? NiMi स्क्वायर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनटू मोलर मास का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर प्लस N4 M4 स्क्वायर, सो ऑन चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ NiMi यानी कि N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? लाइट स्कैटरिंग मेथड से या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इनके फॉर्मूले हैं। इन्हीं दोनों से मिलके, ये जो पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा है दैट इज नंबर एवरेज मोलर मास, दूसरा कौन सा पढ़ा है? मास एवरेज मोलर मास। इन्हीं दोनों से मिलके क्या बना है? PDI, दैट इज पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। ये दोनों की रेशो है, दोनों की रेशो है, मास एवरेज मोलर मास की और नंबर एवरेज मोलर मास की। नेचुरल पॉलीमर्स के लिए PDI 1 के इक्वल होता है, ज्यादा होमोजीनियस होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स के लिए PDI ग्रेटर देन 1 होता है, ये कम होमोजीनियस होते हैं। खत्म। जी 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 पिंक रिमूव कर दो। इस पॉलीमर इंपॉर्टेंट। अरे वाह बेटा, स्वागत है तुम्हारा बैच में। पहली बार आई हो ना बैच में, या कम से कम 3 महीने बाद आई होगी कम से कम, है ना? तुम्हारे लिए कोई नया बैच लॉन्च करवा दें अगले साल के लिए बेटा? ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये वाला नहीं है, बट करके जाना। हमें पता है ना क्या एनसीईआरटी के बाहर से आ सकता है, तो थोड़ी बिल्कुल लाइक माइन्यूट चीजें बताई एनसीईआरटी के बाहर से। चलिए 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 चलिए, ठीक है। ठीक है अर्जुन, कोई नहीं, पढ़ाई करिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपसे बात करनी थी बट क्योंकि अभी आपकी क्लास है तो मेरे ख्याल से आपको ऑब्वियसली क्लास लेनी चाहिए। 12:15 पे है क्लास, ठीक है? चलिए चलिए, रिवाइज करते रहें कॉपीज को अपनी, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। जो भी टीचर ने कॉपी में क्वेश्चन कराए हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, पहले उनको अच्छे तरीके से खुद प्रैक्टिस करें। रिवीजन का मतलब यही नहीं होता कि बस पेज पलटते जाना, हाँ मैं रिवाइज हो गया। थोड़ा कॉपी पेन उठाओ, ठीक है? थोड़ा सा हिम्मत करो जरा सा, ठीक है? जो क्वेश्चन कॉपी में कराए हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, DP भी
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने जो टेस्ट लिए हैं आपके पिछले जो भी 6 महीने के लगभग हो गए हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके क्वेश्चंस, पेपर उन्हीं में से आना है, पेपर कोई दुनिया से अलग नहीं बनने वाला है, इन्हीं चीज़ों में से पेपर आना है। सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी कॉपी पे दीजिएगा और उसमें कराए हुए क्वेश्चंस पे, ठीक है। बहुत बढ़िया भवेश। जी विराज, बहुत बढ़िया प्रियांशु, खुश रहो आशुतोष। बस 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 जान लगा दो, है ना। कोई कह रहा है 45 डेज है ना। भैया तुम सोच लो, है ना, या तो ये सोचना है कि आज फर्स्ट डे है या डे 1 है, मतलब कि ना वो अब आपकी सोच है कैसी ना। सिर्फ 45 डेज बचे हैं, आप एफर्ट मारेंगे तो 45 डेज में भी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है। उन झूठ बोलने वाले टीचर्स में तो हूं नहीं कि जो कहेंगे 45 डेज बेटा रैंक 1 आ जाएगा इसमें। देखो वो तो मैं बोलता नहीं हूँ, कोई भी चाहे जितना मर्जी मेरे ऊपर मतलब कि कोई कह दे कि आपको ना झूठ बोलना है, ठीक है, हमने कभी नहीं लाइफ में बोला ना। इस इंस्टीट्यूट में कोई प्रेशर है झूठ बोलने का, कहीं पर होता था वहां पर बोलते नहीं थे, बस खिसक जाते थे वहां से ना। पीटीएम चल रही होती थी कहीं पे, है ना, तो वहां पर बुला लेते थे ना, और बच्चे सामने बैठा हुआ है, टीचर बोले जा रहे हैं सारे के सारे, है ना, जी ये इसका रैंक 1 पक्का है। अपा कुछ नहीं बोलते थे भैया, रैंक 1 बोल के बिगाड़ना थोड़ा बच्चों को, ठीक है। मेहनत करो, ठीक है, मेहनत का कोई सानी नहीं है। अभी भी 45 डेज में आप इंपैक्ट जरूर क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जहां पे भी प्रिपरेशन हो, चाहे 90 परसेंटाइल वाली हो या 80 परसेंटाइल वाली हो या 95 परसेंटाइल वाली हो, जहां पर भी होंगे आप डेफिनेटली उससे बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। झूठ तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। 15 दिन पढ़ो रैंक 1, वो अपने पास काम है नहीं भैया। अगर वही करना होता तो जब जब इनऑर्गेनिक या जो भी सब्जेक्ट किसी भी बैच में जो पढ़ाते हैं, ठीक है, वहां पर पढ़ाते कहते बेटा चिल करो, बेटा चिल करो, कोई रिवाइज करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, कोई रिवाइज लास्ट में 45 डेज में करेंगे। क्यों बोले भाई ऐसा? ठीक है, जो खुद मेहनत करता है वो दूसरे को भी मेहनत करने को कहता है भाई। हाँ, स्मार्ट वर्क से ऑब्वियसली आप अपना टाइम बचा सकते हैं। किसी बच्चे ने जैसे बोला कि सर मैं इसके पीडीएफ के नोट्स रख लूं, हाँ इसके आप पीडीएफ के नोट्स रख सकते हो। नहीं बनाना चाहते, ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है, इससे थोड़ा सा आपका टाइम बच सकता है। किसी और रिवीजन में लगा सकते हो, मैथ्स में, फिजिक्स में लगा सकते हो, मान सकता हूं, ठीक है। कोई कहे जी बिना पढ़ाए कुछ कर दो अगर हो सकता है तो। जी जी जी, जिस भी जगह पे होंगे 100 नंबर आ रहे हैं कि 250 नंबर आ रहे हैं, आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, इस बारे में कोई दो राय है नहीं। कल लास्ट क्लास है यार केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, मेरी तरफ से लास्ट है। मतलब वैक्सीनेशन चाहिए क्या जेई के लिए? करवा लो यार, करवा लो, सोच क्यों रहे हो, करवा लो। कोई भी चीज को लिख के देखे बेटा, तुम्हारा जो भी नाम तुमने लिखा हुआ, आई एम। थैंक यू शिवांगी। चलो चलो चलो, बाय 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 बाय, 2-3 मिनट रह गए हैं तुम्हारी क्लास के लिए, ठीक है। आज ही होमवर्क डिस्कशन आएगा जो लास्ट क्लास में था। मैं नहीं चाहता हूं कि उसको कल तक छोड़ा जाए, बट आप लोगों की क्लास है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये क्लास मेरे ख्याल से जब तक अपलोड होगी, आपकी फिजिक्स की क्लास खत्म होगी, आपको होमवर्क डिस्कशन वाली वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों। मैं तेरे लिए दुनिया नु छड़िया, तेरे लिए दूर अपने करे, मैं तेनू कहना चाहनी गल तेरी।